हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम क्या क्या पढ़े थे? कल बताए थे विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे विलयन के 5 प्रकार। सांद्रता के हिसाब से सांद्रता कहें या मात्रा कहें, मात्रा के हिसाब से 5 प्रकार के विलयन बताए थे। तनु विलयन, दूसरा बताए थे सांद्र विलयन, और तीसरा बताए थे संतृप्त विलयन, और चौथा असंतृप्त विलयन, और पांचवा बताए थे अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय के कण कम होते हैं। ऐसा कोई विलायक जिसमें विलेय के कणों की संख्या कम है, ऐसे विलयन को तनु बताए थे। और विलेय के कणों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो सांद्र विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलेय के कण घुलना बंद हो जाए, यानी जो विलयन संतृप्त हो जाए, जिसमें विलेय के कणों की संख्या अधिकतम हो जाए, उससे ज्यादा घोल नहीं सकते, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बताए थे। इसके बाद पढ़े थे असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों की संख्या संतृप्त से थोड़ा कम हो। अगर संतृप्त हो जाएगी तब तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त से थोड़ा सा कम हो, इसका मतलब उसमें विलेय पदार्थ को घोलेंगे तो घुल जाएगा, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन बताए थे। फिर बताए थे अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से थोड़ा अधिक हो जाए। जैसे अगर कोई संतृप्त विलयन है, विलेय पदार्थ मिलाएं और ये विलयन संतृप्त हो गया, घुलना बंद हो गया, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा ताप को स्थिर कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा के ताप स्थिर कर देते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा में और भी विलेय घुल सकती है, यानी 1-2 चम्मच और ज्यादा विलेय घोल दिए तो उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। संतृप्त होने के बावजूद भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा करके और विलेय को घोल दें तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय के कणों की संख्या कम है, जो पतला है तनु होगा, और जिसमें विलेय के कणों की संख्या बढ़ा दें तो सांद्र हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा मतलब सांद्र हो गया। संतृप्त का मतलब घुलना बंद हो गया, संतृप्त। घुलना अगर जारी है, यानी संतृप्त से थोड़ा सा कम विलेय मिलाया गया हो, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त में संतृप्त होने के बावजूद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला दिया गया हो, यानी कि थोड़ा जबरदस्ती से घोल दिया गया हो, ऐसे विलयन को अति संतृप्त बोल दिए। इस प्रकार से और भी बताए थे भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर ठोस विलयन, यानी विलायक ठोस हो और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर बताए थे द्रव विलयन, विलायक द्रव हो और विलेय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। ऐसे बताए थे गैसीय विलयन, यानी विलायक गैस हो और विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी। तो विलायक की अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। फिर बताए थे अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बताए थे। अगर ठोस को ठोस में घोल देते हैं, ठोस को ठोस में घोलेंगे तब एक विलयन बनेगा। ठोस को द्रव में घोलते हैं तब एक विलयन बनेगा। ठोस को गैस में घोलते हैं तब एक विलयन बनेगा। ऐसे ही बताए थे अगर विलेय द्रव ले लेते हैं, द्रव को फिर ठोस में घोलते हैं तब एक विलयन बनेगा। द्रव को द्रव में घोलते हैं तब एक विलयन बनेगा, और द्रव को गैस में घोल देते हैं तब भी एक विलयन बनेगा। फिर बताए थे गैस को अगर ठोस में घोल देंगे तब भी एक विलयन बनेगा। गैस को गैस को द्रव में घोलेंगे तब भी एक विलयन बनेगा, और गैस को गैस में घोल देंगे तब भी एक विलयन बनेगा। इस प्रकार से 9 प्रकार के टोटल विलयन। यानी यहाँ पे जो ठोस लिए हैं ये विलेय है, विलेय, और यहाँ पे लिए हैं जो विलायक है, यह है विलायक। यानी ज्यादा मात्रा में विलायक, कम मात्रा में विलेय। तो विलेय को विलायक में घोल रहे हैं, ठोस को ठोस में घोले थे। जैसे कहे थे कॉपर को जिंक में मिला देते हैं, कॉपर जिंक का मिश्रण,
तो पीतल बनता है। ऐसे बताए थे ठोस को द्रव में मिला दिया जाए, जैसे पानी में थोड़ा सा ठोस मिला देते हैं, नमक और पानी का एग्जाम्पल पीछे बता दिए हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं विलेयता क्या होता है। विलेयता, विलेयता सॉल्युबिलिटी, इसको घुलनशीलता भी बोल सकते हैं। जैसे 100 ग्राम विलायक ले लिया जाए, 100 ग्राम विलायक, अगर 100 ग्राम विलायक है तो उसमें निश्चित मात्रा में ही विलेय घोल सकते हैं। विलेय के घुलने की कुछ न कुछ क्षमता होगी, तो इसके क्षमता को ही घुलनशीलता कह सकते हैं, विलेयता कह सकते हैं। अगर विलेय ज्यादा घुला हुआ है तो घुलनशीलता ज्यादा है, विलेय की मात्रा कम है यानी विलेय कम घुला हुआ है तो घुलनशीलता कम है। लेकिन टेम्परेचर जो है स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। यानी कि स्थिर ताप पे अगर 100 ग्राम में विलेय के घुलने की जो मात्रा है उसी को ही विलेयता कहा जाता है। अगर परिभाषा लिखें तो लिखा जाएगा पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप पर, जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। यानी विलेयता का मतलब घुलनशीलता है। विलेय के घुलने की क्षमता विलेयता है। और हर गैसों की विलेयता अलग अलग होती है, हर पदार्थ की विलेयता अलग अलग होती है। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में गैसों की विलेयता, कि गैस पानी में घुलता है, यानी गैस को अगर विलायक में घोलते हैं तो सभी गैसें आसानी से घुलती हैं कि नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं और कुछ गैसें ऐसी हैं जो आसानी से नहीं घुलती। यानी कि किसी की घुलनशीलता अधिक है और किसी की घुलनशीलता कम है। जैसे ऑक्सीजन पानी में बहुत कम घुलता है, लेकिन उसके अलावा जैसे CO2 ले लिए, CO2, HCl, NH3, कुछ ऐसी गैसें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। विलायक को हम मान लेते हैं पानी है, H2O। लेकिन अगर ऑक्सीजन को घोलना चाहें तो ऑक्सीजन पानी में सही से घुलता नहीं है, इसकी घुलनशीलता कम है। घुलनशीलता मतलब विलेयता, यानी ऑक्सीजन की विलेयता कम है, CO2, HCl, NH3 और भी गैसें हैं जिनकी घुलनशीलता अधिक है। तो कुछ न कुछ कारण है घुलनशीलता क्यों कम है और क्यों अधिक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हेडी लिखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता यानी गैस को द्रव में घोला जाएगा तो लिखेंगे अलग अलग गैसों की, अलग अलग गैसों की जल में घुलनशीलता या जल में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है। इसके अलावा लिख सकते हैं CO2, HCl, NH3 आदि गैसें जल में अधिक घुलनशील होती हैं। जल में अधिक घुलनशील होती हैं। जल में अधिक घुलनशील क्यों होती हैं, तो कारण भी ये समझेंगे
कि जिसका अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह पानी में आसानी से घुल जाती हैं, अधिक मात्रा में घुलती हैं, और जिनका अवशोषण गुणांक कम होता है वह कम घुलती हैं। अवशोषण गुणांक का मतलब जैसे 1 लीटर पानी ले लिए, 1 लीटर, तो इसमें अगर गैस घोलते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही घुलेगी। यानी इसमें अगर गैस घोलते हैं तो गैसों की एक निश्चित मात्रा ही इसमें घोल सकते हैं, उससे ज्यादा घोल नहीं सकते। तो अवशोषण गुणांक का मतलब यह है कि एक निश्चित आयतन में, अवशोषण गुणांक का मतलब निश्चित आयतन में घुली हुई गैसों की मात्रा। एक निश्चित आयतन ले लेते हैं, टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर भी निश्चित ले लेते हैं, आयतन भी निश्चित। अगर उसमें गैस को घोलते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही घुल सकती है, तो उसको कहेंगे अवशोषण गुणांक। तो अलग अलग गैसों का अवशोषण गुणांक भी अलग अलग होता है। जिसका अवशोषण गुणांक अधिक है उसकी घुलनशीलता अधिक होगी, और जिसका अवशोषण गुणांक कम होगा उसकी घुलनशीलता कम होगी। और कारण देख सकते हैं, तो सबसे पहले अवशोषण गुणांक लिख लेते हैं। अगर हेडिंग लिखना चाहे अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी विलायक में, किसी विलायक के आयतन में लिख सकते हैं, किसी विलायक के आयतन में घुली गैस का आयतन, गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अवशोषण गुणांक पूछे क्या है तो बताना है किसी गैस के निश्चित आयतन में कितना आयतन विलय का घुला हुआ है। अगर आयतन की संख्या ज्यादा है तो कहेंगे अवशोषण गुणांक ज्यादा है, अगर आयतन की संख्या कम है तो अवशोषण गुणांक कम है। अवशोषण गुणांक जिस गैस का ज्यादा रहेगा वह ज्यादा मात्रा में घुलेगी, और अवशोषण गुणांक जिस गैस का कम रहेगा वह कम मात्रा में घुलेगी। आगे देखते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता को, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक हैं जिससे गैस को अगर द्रव में घोलते हैं तो इसकी घुलनशीलता घटती है या बढ़ती है? गैस को घोलेंगे द्रव में तो बहुत सारे कारक हैं, उनमें से सबसे पहला कारक समझ सकते हैं, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब उनका नेचर कैसा है? अगर कोई गैस है और उसको जल में घोलते हैं तो जो गैस पानी में आसानी से घुल जाए, जैसे CO2, NH3, HCl, ये पानी में आसानी से घुल जाती हैं। कैसे? जैसे HCl को अगर तोड़ें, HCl, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, मतलब ये आयनित हो गई, आयनित हो गई, आयनों में टूट गई। तो जो गैस आयन में टूट जाती है वह आसानी से घुल जाती है। जैसे NH3 को तोड़ें, ये NH3 ये पानी से क्रिया कर लेती है, H2O से क्रिया करके NH एक हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं 4, और OH एक हाइड्रोजन O के बगल में लिख देते हैं, हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4। यानी अब पानी से क्रिया कर ली, क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दी। अब जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है, NH4 प्लस और OH माइनस। यानी जो गैसें आयनों में टूट जाती है वो अभी आसानी से पानी में घुल जाएगी, और जो पानी से क्रिया कर लेती हैं वह भी पानी में आसानी से घुल जाएगी। जैसे लिख देते हैं CO2, इसको पानी में घोलते हैं, यह पानी के साथ मिलकर के बन जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयनों में टूट जाता है। यानी CO2 पानी से क्रिया कर ली, NH3 पानी से क्रिया कर ली, और HCl जो है आयनों में टूट गई। तो जो गैसें आयनों में टूट जाती है वो अभी पानी में आसानी से घुल जाएंगी,
और जो गैसें पानी से क्रिया करने वाली होती, क्रियाशील होती हैं, वो अभी पानी में आसानी से घुल जाएंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जल से क्रिया करने वाली, जल से क्रिया करने वाली या जल में आयनित होने वाली, जल में आयनित होने वाली गैसें या गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है, अधिक होती है। जल से क्रिया करने वाली और जल में आयनित होने वाली गैसें जल में आसानी से घुल जाती हैं, उनकी घुलनशीलता, उनकी विलेयता अलग होती है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे में HCl, CO2, NH3 आदि गैसें जल में आसानी से घुल जाती हैं, आसानी से घुल जाती हैं। और इसके विपरीत भी बोल सकते हैं, जल से क्रिया न करने वाली, जल में आयनित न होने वाली गैसें जल में कम घुलती हैं, यानी उनकी घुलनशीलता जल में कम होती है। इसका विपरीत बोलेंगे तब भी सही है। गैसों से क्रिया कर जल से क्रिया करने वाली, जल से क्रिया करने वाली और आयनित होने वाली जल में घुलनशील होती हैं, और जल से क्रिया न करने वाली, जल में आयनित न होने वाली गैसों की जल में घुलनशीलता कम होती है। अगला है विलायक की प्रकृति। अगला है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति दूसरा नंबर है। विलायक की प्रकृति क्या है? अगर विलायक है H2O मान लेते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी है? यह ध्रुवीय है कि अध्रुवीय? इसके संरचना को ऐसे बना सकते हैं H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में होता है, अपनी ओर जब खींचता है, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेती है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश आता है। ऐसा कोई अणु जिसपे धनावेश और ऋणावेश दिखाई दे, ऐसे अणु को कहते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय, तो पानी जो है ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय अणु है। अगर HCl को देखें, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इधर आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश आ जाता है, तो यह भी ध्रुवीय हो गया। जैसे NH3 को देखें, NH3 नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब खींचता है, तो इसमें आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। यह भी हो गया ध्रुवीय। यानी अगर विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय गैसें आसानी से घुल जाती हैं। विलायक ध्रुवीय है तो ध्रुवीय गैसें आसानी से घुल जाती हैं। अगर विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय गैसें आसानी से घुलती हैं। यानी ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें आसानी से घुल जाती हैं। अगर ये अध्रुवीय है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्यों नहीं घुल रहा है? ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जितनी इसकी है उतनी इसकी है। जितना इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसके पास है, उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसके पास है। दोनों की क्षमता बराबर है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। यानी ये अध्रुवीय, ये ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय। अध्रुवीय है तो ये पानी में घुलना नहीं चाहेगा। तो जो गैसें ध्रुवीय होती हैं वह पानी में आसानी से घुल जाती हैं,
और जो अध्रुवी होते हैं वह पानी में घुलना नहीं चाहती हैं। इसमें लिख सकते हैं विलायक की प्रकृति में ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती हैं। घुलनशील होती हैं। यानी ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय विलायक भी है, ध्रुवीय गैस और ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती हैं। अध्रुवीय गैस है, अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में HCl, NH3, जल में अधिक घुलनशील होती हैं। जल में अधिक घुलनशील होती हैं। ताप का प्रभाव, तीसरा हो गया ताप का प्रभाव। ताप में वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैसों की घुलनशीलता कम हो जाएगी। जैसे किसी विलायक में गैस को घोलना है, अगर विलायक को गर्म कर दें तो गैस की घुलनशीलता घट जाती है। गैस वैसे हल्की होती है, जब टेम्परेचर पाती है और हल्की हो जाएगी। यानी कि अगर ठंडा पानी है तो उसमें गैस आसानी से घुल जाती है, लेकिन गर्म पानी में गैस आसानी से नहीं घुलेगी, क्योंकि गैस जब पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया दिखाती है। उसमें से खुद उष्मा निकलता है, तो उसको उष्मा निकाल के और घुलती हैं। तो ठंडे पानी में इसीलिए घुल जाती हैं, अपने उष्मा को निकाल करके और ठंडे पानी में घुल जाती हैं। लेकिन अगर गर्म पानी है पहले से, तब उसमें घुलनशीलता घट जाएगी, तब गैस जो है आसानी से नहीं घुलेगी। यानी कह सकते हैं ताप के प्रभाव में, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जैसे CO2 को अगर घोलते हैं जल में, CO2 को जल में घोलते हैं, ये बनाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसके साथ लिख दिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, और इसके साथ कुछ उष्मा भी बाहर निकलता है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अगर कोई अभिक्रिया करवाएं, अभिक्रिया होने के बाद से उत्पाद के रूप में उष्मा भी बाहर निकले, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा देना पड़े, उष्मा सोखना पड़े, तब उसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे खाना बनाते हैं तो उष्मा देना पड़ता है तब खाना बनता है, अभिकारक उत्पाद में बदलता है। तो जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए उष्मा लगाना पड़े उसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और अभिक्रिया के दौरान जब उष्मा बाहर निकले तब उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो गैस पानी में घुलती है तो उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए पानी का तो गैस की घुलनशीलता घट जाती है, और ठंडे पानी में घोलना चाहें गैस को तो आसानी से घुल जाती है। और इसमें एक बात याद रखेंगे, एक गैस ऐसी है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें ऐसी हैं जिनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो नोट में इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की घुलनशीलता या विलेयता लिख सकते हैं। घुलनशीलता, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी ये अपवाद है। अपवाद का मतलब
जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऐसे ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। मतलब हाइड्रोजन को, हीलियम को जब पानी में घोलते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाया गया हो, तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकलता नहीं, ये ऊष्मा लेता है। तो कहेंगे यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो इसको अपवाद में याद रख सकते हैं। सभी गैसें टेम्परेचर बढ़ाने पे घुलनशीलता कम हो जाती है, विलेयता कम हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। इसको याद रख सकते हैं नोट में। अगला है विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अगर कोई विलायक है उसमें अन्य पदार्थ मिला दें, उसके बाद से गैस को घोलें तो घुलनशीलता घट जाती है। यानी किसी पानी में अलग से कोई विलेय पदार्थ मिला दिए हैं, उसके बाद से फिर उसमें गैस घोल रहे हैं तो घुलनशीलता घट जाती है, घुलने की क्षमता कम हो जाती है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ, विलायक में किसी पदार्थ, विलायक में किसी पदार्थ की उपस्थिति से गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की घुलनशीलता लिख सकते हैं, घुलनशीलता घट जाती है। यानी अन्य पदार्थ अगर उसमें मिलाए हैं तो घुलनशीलता घट जाएगी। और लास्ट वाला बचा हुआ है चौथा नंबर, ये तीसरा था, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अगर कोई बर्तन है उसमें द्रव भरा हुआ है, बंद बर्तन ले लेते हैं और इसमें गैस है, तो अगर जल में गैस को घोलना चाहते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैसों की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। प्रेशर बढ़ाने से गैस आसानी से घुलता है। आगे कल पढ़ेंगे हेनरी का नियम, उसमें बताएंगे गैसों को कैसे घोला जाता है। हेनरी के नियम को कल बताएंगे। दाब का प्रभाव देखें, दाब का प्रभाव मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे किस पे, गैस पे, तो गैसों की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। प्रेशर बढ़ाने से गैस पानी में घुलने लगती है। अब प्रेशर कम रहेगा तो घुलने की क्षमता कम रहेगी, तो प्रेशर बढ़ाने से गैसों की घुलनशीलता बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैसों की जल में घुलनशीलता बढ़ती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस पानी में घुलेगी। तो हम लोग पढ़े हैं विलेयता क्या है, 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, घुलने की जो क्षमता है उसी को विलेयता कहते हैं। किसी विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, उस विलेय के घुलने की क्षमता को ही विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। उसके बाद से पढ़े हैं घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर गैस को पानी में घोलते हैं तो कौन कौन से कारक हैं, तो बताएं द्रव की प्रकृति कैसी है। अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है। विलायक की प्रकृति बताए हैं कि अगर कोई विलायक ऐसा है जो पानी से क्रिया करने वाला हो, वो जल्दी से पानी में घुल जाएगा। पानी में आयनित हो जाता हो, पानी में आयनों में टूट जाता हो, तो आयनों में टूटने वाला अगर कोई विलेय पदार्थ है वह आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद से बताएं टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो घुलनशीलता घट जाती है, टेम्परेचर को कम रखेंगे तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। उसके बाद पढ़े विलायक की उपस्थिति, अगर इस पानी में अलग से कोई विलेय पदार्थ मिला दिया गया, कोई भी पदार्थ मिला दे उसके बाद गैसों को घोले तो घुलनशीलता घट जाती है। इसके बाद पढ़े दाब का प्रभाव, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं गैसों पे, वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ती जाती है। कल पढ़ेंगे हेनरी का नियम। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।